हेलो एवरीवन। सामाजिक अनुसंधान MCQ के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में देख लिया था, करीब अच्छा खासा सोशल रिसर्च के पार्ट को देखा है। देखिए, कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। तो ये सैम्पलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। निदर्शन इसको कहते हैं। एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है, लिटिल रिप्रेजेंटेटिव है। ये कथन किसका है? गुडेनहाइट का कथन है। ये गुडेनहाइट साहब सोशल रिसर्च में बहुत मशहूर है, इनकी बुक भी है। और दो बहुत नामी साइंटिस्ट हैं, PV यंग एंड गुडेनहाइट। तो आप लोग ये बताएंगे गुडेनहाइट की बुक का क्या नाम है और PV यंग की बुक का क्या नाम है। ये अक्सर एग्ज़ाम में और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, किसमें इकाइयों को के एक समूह का अध्ययन किया जाता है? पुनरावृत्ति निदर्शन, संभाग निदर्शन, अनियमित अंकन प्रणाली। इकाइयों के एक समूह का अध्ययन संभाग निदर्शन में किया जाता है, यानी एक भाग में संभाग निदर्शन। निम्न में से कौन सी दशा निदर्शन प्रविधि की सीमाओं को व्यक्त नहीं करती? अभिनीति की संभावना, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई, गहन अध्ययन। तो इसका सही उत्तर गहन अध्ययन है। आप लोग सैम्पलिंग वाले पार्ट को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप सुन लीजिएगा। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है। सैम्पलिंग चैप्टर है, उसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, उससे आपका आसानी होगा। सैम्पलिंग करके होगा और वीडियो आपको निदर्शन करके एक वीडियो आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख लेंगे। और किस विधि का उपभोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है? तो ये है ग्रिड विधि। भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया जाता है। पहली बार में चयनित निदर्शन से वांछित एवं आवश्यक परिणाम प्राप्त न होने पर जब निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति निदर्शन। क्या कहते हैं? रिपीटेड सैम्पलिंग। किसका प्रयोग एक बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है? बहुस्तरीय निदर्शन, मल्टी स्ट्रेटेड सैम्पलिंग। आगे बढ़िए। पुनरावृत्ति विधि को संभाग निदर्शन भी कहते हैं, क्षेत्रीय निदर्शन। इसका सही उत्तर है पुनरावृत्ति निदर्शन, बहुस्तरीय निदर्शन, क्षेत्रीय निदर्शन। ये एक क्षेत्रीय निदर्शन है। किसने निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच के लिए परिमाप त्रुटि के आधार पर निदर्शनों के महत्व का परीक्षण करने का सुझाव दिया? देखिए, परिमाप त्रुटि के आधार पर निदर्शनों का महत्व का परीक्षण, इसको आपको याद करना है, मोजर ने। आगे बढ़िए। तो सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। ये कथन किसका है? गुडेनहाइट का। किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली सामाजिक तथ्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसने संरचना के आधार पर प्रश्नावली को दो श्रेणियों में विभाजित किया? प्रश्नावली को दो श्रेणियों में विभाजित किया PV यंग ने, जिसकी रचना अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ही उद्देश्य को सामने रखकर ली जाती है, कहलाती है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली पहले से संरचित होती है उद्देश्य के अनुसार। किस प्रकार की प्रश्नावली? प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दिखाए जाते हैं। चित्र में प्रश्नावली नाम से ही स्पष्ट है।
कौन सी दशा प्रश्नावली के गुणों को व्यक्त नहीं करती? विस्तृत अध्ययन क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, सूचनाओं के शीघ्र पर प्राप्ति, प्रश्नावली भरने की सुविधा, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। ये है। आगे आइए, कौन सी दशा प्रश्नावली के दोषों को व्यक्त नहीं करती? प्रत्युत्तर की समस्या, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, अस्पष्ट लेख, प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचना। ये दोष नहीं है बल्कि ये गुण है। तो आपको गुण और दोष जो इसकी वीडियो है उसमें आप सुन लीजिएगा। प्रश्नावली के या जो भी टॉपिक है, प्रश्नावली है, फिर आपको अवलोकन है, फिर साक्षात्कार, इनके गुण क्या है, दोष क्या है। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। अस्पष्ट अनुपयुक्त प्रश्न ये तो हैं। प्रश्नावली के अन्य दोष हैं, सूचनादाताओं के संपर्क का अभाव, ये भी है। प्रश्नों का उचित क्रम, ये ऑप्शन से क्लियर हो रहा है। एक अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो नहीं है कौन? स्पष्ट एवं सरल, ये तो अच्छी बात है। प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित आकार, निदर्शन में अभिनति, निदर्शन आ गया। चलिए, तो यही उसका सही आंसर होगा। आगे आइए, प्रविधियाँ एक समाज वैज्ञानिक के लिए वे मान व सुव्यवस्थित तरीके हैं जिन्हें वो अपने अध्ययन विषय में संबंधित विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाता है। ये कथन किसका है? ये है मोजर का। मोजर भी अच्छे विचारक हैं। समाज नीति के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। ये एक नवीनतम यंत्र है, जाहिर सी बात है। इसको सोशियोमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज नीति को। इसमें जो है आपको मैं बता दूं कि इसमें सोशल डिस्टेंस का माप किया जाता है। इसके द्वारा संस्थापक एवं सामाजिक समूह को नापा जाता है। आ गया जो मैंने कहा। इसके द्वारा वैज्ञानिक अपने अध्ययन विषय की विवेचना करता है। ये बिल्कुल गलत। समाज नीति के द्वारा विशेषकर निरीक्षण योग संस्थात्मक व्यवहारों को नापा जाता है। मैंने क्या कहा? एक तो व्यवहारों को नापा जाता है, यहाँ देखिए, संस्थात्मक एवं समूह व्यवहारों को नापा जाता है, यानी, और ये एक यंत्र है, यहाँ नापने का काम होता है इससे, समाज नीति से। तो इसका ख्याल रखिए। काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले हुए सूचनादाताओं से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रविधि सहायता ली जाती है? तो बड़े क्षेत्र के लिए प्रश्नावली होती है। किस प्रविधि में अनुसंधान करता एवं स्वयं सूचनादाता से मिलकर उत्तरों को भरता है या भरवाता है? अनुसूची में। प्रश्नावली में भेजा जाता है, ध्यान रखिए। अनुसूची में खुद करता है, इसमें भेजता है प्रश्नों को, ठीक है। इसमें खुद भरता है। दोनों में फर्क है। अनुसूची में। आगे आइए, अनुसूची प्रायः ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति के सामने आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उसके उत्तर स्वयं भरता है। ये कथन किसका है? पता है आपको? गुडेन हैट, बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट है, और पीवी यंग। कौन सी दशा अनुसूची की विशेषता को इंगित नहीं करती? प्रश्नों का उचित क्रम हमेशा ज़रूरी है, बार बार आ रहा है ये ऑप्शन। सीमित आकार, सही प्रत्युत्तर लेकिन समस्या का ज्ञान, सही है। अनुसूची के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, जब क्वेश्चन सही नहीं या गलत इस तरह का आता है तो बहुत ही चेतनशील होकर, कॉन्शस होकर के उत्तर करना है आपको, क्योंकि गलत को चयन करना है। अवलोकन में सहायता करना बिल्कुल करता है। अध्ययन को गहन में अधिक अर्थपूर्ण बनाना, ये भी सही है। मूल्यांकन अध्ययनों में सहायता प्रदान करना। अनुसूची का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना, ये गलत है, क्योंकि अनुसूची का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा नहीं किया जाता है, वो तो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता है। आप जान रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता उसको भरता है। तो ये गलत हो गया। निम्न में से कौन सा कथन अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया के चरणों से संबंधित नहीं है? समस्या का ज्ञान, प्रश्नों की रचना, प्रश्नों की भाषा एवं क्रम, मिश्रित प्रश्न।
अनुसूची में मिश्रित प्रश्न नहीं होते, बल्कि सरल और साफ सुथरे प्रश्न होते हैं, ताकि सरल सिंपल प्रश्न हो ताकि सामने वाले को आसानी से बात समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुसूची के प्रकार से संबंधित नहीं है? अनुसूची के प्रकार है अवलोकन अनुसूची, संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न जिनके संभावित उत्तर प्रश्न के साथ नहीं लिखे जाते और जिनका उत्तर देने के बारे में उत्तरदाताओं के पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उसको क्या कहते हैं? अप्रतिबंधित प्रश्न। एक तो प्रतिबंधित होता है प्रश्न जिसमें स्वतंत्रता नहीं होती उत्तरदाता को, और एक अप्रतिबंधित होता है जिसमें स्वतंत्रता होती है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि आपकी उसमें एक कॉलम हो सकता है कि उत्तरदाता के परिवार में कितने सदस्य हैं, 5 से ज़्यादा, 10 से कम या 2 से कम, यही ऑप्शन है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक है कि उनको स्वतंत्रता दे गई कि भारत के शिक्षा के बारे में या नई शिक्षा नीति के बारे में आपका क्या सुझाव है, तो इसमें आप उत्तरदाता अपना पूरा व्यू दे सकता है। तो ये इसमें स्वतंत्रता होती है उत्तरदाता को अप्रतिबंधित प्रश्न में। ऐसे प्रश्न जिनमें प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित प्रश्नों का मिश्रण होता है क्या कहलाता है? मिश्रित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए आपके पास 3 तरह के प्रश्न हो गए, प्रतिबंधित प्रश्न, प्रतिबंधित प्रश्न, अप्रतिबंधित प्रश्न और मिश्रित प्रश्न। तीनों का अर्थ समझ में आ गया। निम्न में से कौन सी अनुसूची द्वारा आंकड़े संकलन करने की प्रक्रिया के चरण से संबंध नहीं है? उत्तरदाताओं का चयन, अनुसूची का पूर्व परीक्षण, कार्यकर्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण, समस्या का ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा समस्या का ज्ञान। निम्न में से कौन अनुसूची का एक उद्देश्य है? प्रश्नों की सूची, प्रत्यक्ष संपर्क, प्रमुख क्षेत्रीय अनुसंधान प्रविधि, अवलोकन में सहायता प्रदान करना। तो अनुसूची का एक महत्वपूर्ण काम है अवलोकन में सहायता प्रदान करना। ये एक प्रकार का अवलोकन भी है, वहाँ उत्तरदाता से भरवाया जाता है, बल्कि उत्तरदाता के सामने भरता है, तो एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। अब ये वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, केस स्टडी मेथड जिसको कहते हैं वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। ये कथन किसका है? बिसेंज तथा बिसेंज। तो मैं आपको ये बता दूं, वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण है, ये दिमाग में रख लें। ये क्वालिटेटिव है, गुणात्मक है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो इस पर ध्यान रखना है आपको। आगे आइए, किस प्रकार की सूचनाओं का संकलन वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाता है? तो अभी बात आई गुणात्मक की बात आ रही है। परिमाणात्मक आपको पहले बता चुके हैं, परिमाणात्मक सर्वेक्षण में होता है, सर्वे मेथड में। समाजशास्त्र में वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर। व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप से वैयक्तिक अध्ययन का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स लिपले। फ्रांस में परिवारों के आय व्यय के बजट के अध्ययन के लिए लिपले ने किस प्रविधि का सहारा लिया? वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। अब देखिए लिपले का संबंध देखिए कहाँ से लिपले का संबंध फ्रांस के परिवारों से हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जो है चार्ल्स लिपले ने किया। वैयक्तिक अध्ययन में सामाजिक इकाई से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने का पहला उपकरण क्या है?
सबसे पहला उपकरण साक्षात्कार ही है, क्योंकि साक्षात्कार के द्वारा ही हम उस व्यक्ति का गहन अध्ययन कर पाते हैं। किसने जीवन इतिहास को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र माना है? सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र माना है बर्गेस ने। ये है बर्गेस ने सामाजिक सूक्ष्म जीवन इतिहास को। गुडे एवं हैट ने व्यक्तिगत अध्ययन के किस दोष को स्वेच्छानुसार सैद्धांतिकरण कहा? स्वेच्छानुसार सैद्धांतिकरण, दोषपूर्ण सामान्यीकरण को, इसको आपको याद करना है। तो ये और साक्षात्कार मौलिक रूप में सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया, ये कथन किसका है? गुड एंड हैट। साक्षात्कार, यह अब इंटरव्यू है, यहाँ से इंटरव्यू शुरू हो गया। इस इंटरव्यू के बारे में भी जान लीजिए। तो साक्षात्कार प्रविधि की विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है, बिल्कुल सही। इसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी सही है। साक्षात्कार में व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही। साक्षात्कार में प्रश्न उत्तरदाताओं से डाक द्वारा पूछे जाते हैं, गलत। ये तो सामने होता है, आमने सामने। निम्न में से कौन सी दशा साक्षात्कार के उद्देश्य से संबंधित नहीं है? व्यक्तिगत सूचना, सही है। अवलोकन संभव है, साक्षात्कार से प्रत्यक्ष संपर्क होता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, ये गलत आंसर है। उद्देश्यों के आधार पर साक्षात्कार के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। सामूहिक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधात्मक साक्षात्कार, निदानात्मक और लक्षण परीक्षक साक्षात्कार। तो उपचारात्मक साक्षात्कार इसका सही उत्तर है। साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी के लिए साक्षात्कारकर्ता को किन बातों की स्पष्ट जानकारी होना अनिवार्य है? समस्या का ज्ञान होना चाहिए, उत्तरदाताओं का चयन भी होना चाहिए, उत्तरदाताओं के बारे में प्रारंभिक जानकारी, ये सभी। और आगे आइए, निम्न में से कौन सा कथन साक्षात्कार की मुख्य प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करना। देखिए, साक्षात्कार करेंगे तो उनसे संपर्क करेंगे, उनको अपना उद्देश्य बताना, सहयोग के बारे में बोलना कि हमारी सहयोग, हमें आपकी चाहिए, सहयोग याचना। समस्या का ज्ञान जरूरी नहीं। आगे आइए, अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों से संबंधित नहीं है। विनम्रता, बौद्धिक ईमानदारी, कुशलता। झूठ बोलने वाले साक्षात्कारकर्ता अच्छे नहीं हो सकते। अच्छे साक्षात्कारकर्ता में विनम्रता होनी चाहिए, नरमी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, टैक्ट होनी चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। झूठ बोलने वाला तो कभी भी अच्छा साक्षात्कारकर्ता नहीं हो सकता। और कौन सी दशा सहभागी अवलोकन के गुणों को व्यक्त नहीं करती? ये अवलोकन की बात है, आपको पता है। अवलोकन तीन तरह के, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी होती है। जो अनियंत्रित है, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित अवलोकन। तो अवलोकन के गुणों को व्यक्त नहीं करती। सीमित प्रचलन, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, अधिक विश्वसनीयता, गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन। सीमित नहीं होता। कौन सी दशा असहभागी अवलोकन के गुणों को व्यक्त नहीं करती? अस्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, विश्वसनीयता, जनसहयोग, वस्तुनिष्ठता, यही है। अस्वाभाविक व्यवहार नहीं, स्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। कौन सी दशा अवलोकन प्रविधि के महत्व को दर्शाती है? निरीक्षणकर्ता का पूर्वाग्रह, सरल तथा प्राथमिक प्रविधि, मानव ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग, प्रत्यक्ष अध्ययन संकलन, अध्ययन का सरल तथा प्राथमिक प्रविधि उचित आंसर है, सबसे अप्रोप्रिएट है। कौन सी दशा असहभागी निरीक्षण यानी अवलोकन के दोष को व्यक्त नहीं करती, यानी वो उसका दोष नहीं है? अस्वाभाविक व्यवहार का अध्ययन, संपूर्ण असहभागिता संभव नहीं, विश्वसनीय सूचनाओं की कमी, जन सहयोग एवं सहानुभूति।
तो यही है जो उसके दोस्त को नहीं बताता, ये तो उसका गुण है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि गुण और दोष हर चीज़ का आपको जानना है। कौन सी दशा सहभागी अवलोकन के दोष को व्यक्त नहीं करती? गहन सूक्ष्म अध्ययन, संपूर्ण सहभागिता संभव नहीं, ये सब देखिए। तो ये आपको जितने भी टॉपिक है, जैसे साक्षात्कार, उसके बाद हो गया शेड्यूल, अनुसूची इसको बोलते हैं, उसके बाद आपको हो गया प्रश्नावली, उसके बाद आपको हो गया अवलोकन। ये सारी वीडियो अलग अलग अवेलेबल है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट आप जब तक नहीं सुनेंगे और सारे के मेरिट और डिमेरिट को नहीं समझेंगे, गुण और दोष को आप अच्छे से समझ लीजिए। गुण और दोष को आप समझ लेंगे, इससे भी क्वेश्चन आता है। और ये वीडियो आपको मदद करेगी किसमें? ये आपको मदद करने वाली, एक तो ये है कि बीए के एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होगा, एमए में भी। और आपको पता है सोशल रिसर्च से नेट में क्वेश्चन आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस सेट से को साथ में ले करके बेसिक कॉन्सेप्ट की जो वीडियो है अलग अलग, व्हाट इज़ सोशल रिसर्च, व्हाई वी डू रिसर्च, व्हाट इज़ शेड्यूल, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ इंटरव्यू, व्हाट आर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज़ शेड्यूल, व्हाट इज़ क्वेश्चनेयर, जितने प्रश्नावली, अनुसूची से संबंधित जितने भी वीडियो अलग अलग है उसको आप ज़रूर सुन लीजिए। और प्रैक्टिस की जहाँ तक बात है तो टारगेट बनाइए, एग्ज़ाम से पहले 100 बार प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, तभी आपके दिमाग में होगा। इतना आप टारगेट रखिए, मिनिमम 10 प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी आपको प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। टारगेट रखिए कि कम से कम 100 बार हमको इसको प्रैक्टिस कर जाना है, तभी आपके दिमाग में प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा आपको तभी होना है। और क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो वो 2 दिन 4 दिन तक याद रहता है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पलट के देता है, उलट पलट के। तो इतना अच्छे से प्रैक्टिस आप करिए ताकि वो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट की वीडियो आप ज़रूर सुने और अपने विद्यार्थी, अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करना ना भूलें। सबको शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।